नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। सुरेंद्र सिंह शेखावत ने अजमेर निगम आयुक्त से कहा, माफी मांगे वरना करेंगे मुकदमा। आयुक्त ने उन पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। पति ने पत्नी को पत्थर से कुचलकर मारा। नसीराबाद के निकटवर्ती ग्राम रामपुर की घटना। और आखिर तांत्रिक चढ़ा पुलिस के हत्थे। महिला के साथ की थी 2.5 करोड़ की ठगी। अजमेर के रामगढ़ थाना इलाके में लगी भीषण आग। आधा किलोमीटर का एरिया आया चपेट में। फिल्म जॉली LLB 3 मामले में अगली सुनवाई 27 मई को। अभिनेताओं की तरफ से जवाब किया गया दाखिल। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल सेंट्रल जोन NGT में पेश किए गए हलफनामे में याचिकाकर्ता भाजपा नेता पर की गई टिप्पणी पर विवाद शुरू हो गया है। भाजपा नेता ने प्रतिष्ठा धूमिल करने का आरोप लगाते हुए स्मार्ट सिटी अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है।
स्पष्टीकरण नहीं मिलने की स्थिति में कानूनी कार्यवाही करने की चेतावनी दी है। भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि 2021 में अजमेर की सुंदरता को बनाए रखने के लिए आना सागर के कैचमेंट एरिया में स्मार्ट सिटी के नाम पर किए गए कार्यों को लेकर याचिका दायर की थी। इस याचिका के जवाब में सीईओ व आयुक्त नगर निगम की ओर से जवाब पेश किया गया। इस जवाब में लिखा गया है कि याचिकाकर्ता जिस प्रकार एक मक्खी बिना काम के व्यस्त रहती है और इधर उधर उड़ती रहती है, वह कहीं पर भी बैठ सकती है, इसी प्रकार याचिकाकर्ता बिना काम के व्यस्त रहने वाला व्यक्ति है तथा उनके पास कोई हुक एंड क्रूक यानी साम दाम दंड भेद अपनाते हुए अधिकारियों को परेशान करने के अलावा और कोई काम नहीं है। शेखावत ने कहा कि यह टिप्पणी कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास है। जो नगर निगम आयुक्त और स्मार्ट सिटी के सीईओ द्वारा एनजीटी में जो हलफनामा दिया गया, उस हलफनामे में मेरे पे जिस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के जिन आरोपों को मैं नहीं बताना चाहता हूँ, इस प्रकार के आरोप लगाए कि मैं एक गैर राजनीति गैर नागरिक हूँ, मैं अच्छा नागरिक नहीं हूँ, मैं पर्यावरण के बारे में नहीं जानता हूँ। एक मक्खी जिस प्रकार से किसी काम के इधर से उड़कर उधर बैठती है, उसी प्रकार से मेरे कोई काम नहीं है। और सूचना के अधिकार में मैंने कईयों को परेशान कर रखा है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि सूचना के अधिकार में केवल एक सूचना के अधिकार में मैंने आज तक अपने जीवन में लगाया, वो भी एनजीटी के चक्कर में। अन्ना सागर की ड्राइंग जरूर मैंने मांगी थी कि अन्ना सागर की ड्राइंग जो आप लोगों ने तैयार की वो ड्राइंग दें। उसके अलावा मेरे जीवन काल में मैंने आज तक किसी प्रकार का भी कोई भी किसी से रिकॉर्ड तलब नहीं किया और ना ही किसी का अतिक्रमण तुलवाया, ना ही किसी अधिकारी पे दबाव बनाया। इन्होंने ये भी एक आरोप लगाया कि ये बाय हुक एंड क्रूक लोगों से काम कराते हैं। आज तक की मेरी छवि जो थी, मैंने आज तक जिससे भी काम कराया, आप पत्रकार साथी भी मेरे साथ में हैं, मैं प्यार दे और प्यार लो की भावना से जीता हूँ। मैं प्यार देता हूँ, प्यार से ही काम कराता हूँ। और इन्होंने मेरे पे इतना गंभीर आरोप लगाया कि मैं डरा धमका कर भी काम कराता हूँ। इनसे मुझे बहुत पीड़ा पहुँची और निश्चित तौर पर अगर ये अपनी माफ़ी ये नहीं मानते हैं तो मैं मजबूरन मुझे निश्चित तौर पर मानहानि का दावा करना पड़ेगा और कोर्ट में मैं इनसे लड़ाई लड़ूंगा। और ज़मीनी लड़ाई, मेरे फैन फॉलोइंग जो है वो कल मेरे पास आए थे, उन लोगों ने बहुत सारी, मैंने उनको मना किया, लेकिन ज़मीनी लड़ाई के लिए मेरी सेना पूरी तैयार है। और भारतीय जनता पार्टी एक अपने आप में बहुत बड़ी पार्टी है जिसका मैं एक कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर इनसे अलग से बात करेगी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते अध्यक्ष से भी बात करके मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया है। और अब भारतीय जनता पार्टी भी अपने लेवल पर जिससे जो बात करेगी वो जिस तरह बात करेगी, मुख्यमंत्री से भी मिलना पड़ा तो मुख्यमंत्री से भी मिलना पड़ेगा और इनको सबक सिखाना पड़ा तो सबक सिखाने के लिए भी हम तैयार हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ। नसीराबाद के निकटवर्ती ग्राम रामपुरा में पति ने पत्नी को पत्थर से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के अनुसार आरोपी हरी भील ने खुद की पत्नी पर पत्थर से जोरदार वार कर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद नसीराबाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पूर्व में महिला के साथ करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले कथित तांत्रिक को आज क्लॉक टावर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिससे 160 ग्राम सोने के आभूषण, सोने के सिक्के व कुछ नकदी पुलिस ने बरामद की है। जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने मामले का खुलासा किया है। आपको बता दें, तारागढ़ निवासी सैयद मसीयत खान मोबाइल गेमिंग ऐप में सट्टा लगाने का आदी था, जिसके बाद पीड़ित पायल गुरनानी को बातों में बहला फुसलाकर वे तांत्रिक विद्या का उपयोग करते हुए तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए पीड़ित महिला से ठगे हैं। वे महिला को पैसे दुगने करने का झांसा दिया, जिसके बाद महिला द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर आज क्लॉक टावर थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे मामले में पूछताछ अभी जारी है। दिनांक 13/5/2024 को एक परिवादिया पेश हुई पायल गुरनानी, उम्र 41 साल, क्लॉक टावर इलाके की, कि एक तारागढ़ निवासी सैयद मसीयत हुसैन से उसकी जो है दूसरे लॉकडाउन के दौरान दोस्ती हुई और उस व्यक्ति ने इसको सौजबाग दिखाकर और तंत्र विद्या और पूजा पाठ का इसको डर दिखाकर इसके पैसे इसके बैंक से
इसका जो बैंक में लॉकर थे उनमें से गहने निकाल के उनको मुथूट फाइनेंस में जमा कराकर पैसे निकलवा कर गेमिंग ऐप में कि साहब प्रॉफिट हो जाएगा और मैं आपको जो है बढ़िया पैसे कमा कर दे दूँगा, इस तरह उसने जो है इसको बहलाया और धोखे में रखकर ये जो है पैसे सारे जो है उसने लगा दिए, जिसकी कुल जो कीमत है, जो रुपए जो लगे वो लगभग 2.5 करोड़ रुपए का सट्टा, उसको कहते हैं बहुत बड़ी अमाउंट होती है, वो इसके द्वारा पैसे लेकर लगवा दिया गया, जिस पर मुकदमा नंबर 85/2024 धारा 384, 406, 420, 508 IPC में दर्ज कर क्लॉक टावर में एडिशनल SP सिटी व CO साउथ ओम प्रकाश व SHO क्लॉक टावर दिनेश व साइबर की टीम के साथ लगकर इसको हर तरह से ऑनलाइन जो गेमिंग ऐप थी उनके सारे डिटेल्स लिए गए, बैंक से लॉकर से डिटेल ली गई, मुथूट फाइनेंस से डिटेल ली गई। तो ये देखने में आया कि ये जो आरोपी है जिसको हमने गिरफ़्तार किया है, तारागढ़ निवासी सैयद मशीयत हुसैन, ये सेंट स्टीफन से पढ़ा हुआ है, M.Com इसने शिक्षा प्राप्त कर रखी है और खादिम का भी काम कर रहा था, लेकिन इसको एक गेमिंग ऐप की लत लगी जिसमें ये ऑनलाइन गेमिंग में तेज 888, विंजो, खेलो यार, क्रिकेट आदि ऐप पर गेम खेलने लगा और 2020-21 में जब इसका परिवादीय संपर्क हुआ तो इसको जो है इसने अनिष्ट होने का डर दिखाकर, बरगला कर और एक तरह से अपने वश में करके अपने जैसे पैसे इसके जेवरात बिकवा कर इन गेमिंग ऐप्स में लगा दिए। तो इसको गिरफ़्तार किया जा चुका है। गिरफ़्तार करने के बाद जो है लगभग 160 ग्राम सोने के जो आभूषण और कुछ अमाउंट इससे रिकवर किया गया है। 160 ग्राम के जेवरात व सिक्के बरामद हुए हैं और 2 दिन का इसका रिमांड पहले लिया गया था। आज पुणे कोर्ट में पेश कर इसको 2 दिन का और रिमांड लिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा सनसनीखेज मामला हमारी आज तक की जानकारी में आया है कि गेमिंग ऐप के ज़रिए किसी को इस तरह चूना लगाना। तो ये एक जानकारी मैं आपको देना चाह रहा हूँ। सर, ये महिला कैसे संपर्क में? ये महिला, अब वो तो देखो आज युग का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, किसी न किसी ज़रिए से आप संपर्क में आ सकते हैं। दरगाह में आप ज़ियारत करने जाते हैं, कोई खादिम से आपकी जान पहचान हो सकती है क्योंकि खादिम का काम करता था। तो कहीं भी इनकी सोशल मीडिया में लोकल है तो जान पहचान तो लोकल कहीं ना कहीं इनकी मुलाकात हुई है, जान पहचान। सर, दूसरा गेमिंग ऐप में पैसा इन्वेस्ट इसने करवाया तो इससे इसको क्या फ़ायदा हुआ सर? उसने फ़ायदा हो सकता है यही बरगलाया इसको भी, तेरे को 1 के 2 करके दूंगा, क्योंकि जो आदमी जो गेमिंग ऐप वाला होता है वो अपने आप को तो धुरंधर मानता है ना, वो तो ये मानता है कि पैसा इसमें कुछ कमाता भी है कुछ डूबता भी है। ये तो एक जुआ है, जुए में हमेशा आदमी हारता ही नहीं, कभी जीतता भी है, लेकिन जीतने वाला और लगाता है और हार जाता है तो उसकी रिकवरी के लिए और लगाता है। तो इस तरह ये पैसा कुछ आता गया कुछ डूबता गया, तो यूँ कंटिन्यूस ये जो है कंटिन्यूटी में ये लगभग इतने का पैसा ये इसमें लगा चुके। इस आरोपी ने ये गुरनानी महिला के अलावा और कोई व्यक्तियों को भी ठगी का शिकार बनाया? उसमें भी जांच चल रही है, उसमें भी, और हमारे पास कोई ऐसा कोई किसी ने कंप्लेंट दी नहीं है। और इसके भी जो है और जो मोबाइल और जो अन्य साधन है उनको खंगाला जा रहा है कि ऐसा कोई और दुर्घटना का शिकार तो ना हुआ हो। पुराना कोई आपराधिक रिकॉर्ड इसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है, केवल ये एक लत जिसे हम कहते हैं गेमिंग ऐप की, जुए की, ये एक लत इसको लगी हुई थी। अजमेर के रामगंज थाना इलाके के जवाहर की नाड़ी क्षेत्र में आज जंगली बबूल की झाड़ियों में अचानक से भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते करीब आधा किलोमीटर का एरिया आग की चपेट में आ गया। क्षेत्र में लगी आग से क्षेत्रवासियों में हड़कंप मच गया और भगदड़ का माहौल हो गया। इसके बाद रामगंज थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को जानकारी देकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर बुलवाई। आपको बता दें, कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जवाहर की नाड़ी है रामगंज थाना क्षेत्र में, यहाँ पर टेलीफोन से इतला मिली थी कि आग लग गई है। इस पर कंट्रोल के मार्फत अग्निशमन की गाड़ी मंगवाई है और आग बुझाने की प्रक्रिया चल रही है। किसमें आग लगी? ये बबूल है और रोड़ी वगैरह है, लकड़ी पड़ी है सूखी पुरानी, इनमें लगी है।
फायर ब्रिगेड की आ रखी है गाड़ी इतला सूचना देने पर। ये काबू पा लिया? चल रही है, करीब करीब काबू है आग। ठीक है भाई, आपका परिचय? मैं हेड कांस्टेबल विजेंद्र। हमें सूचना मिली 12:45 में कि अपने जवान आड़ी HMT के पास गांव में बाड़े में आग लग रही है, जिसकी सूचना प्राप्त होते हैं हम हमारे स्थान पर घटनास्थल पर पहुँच गए। अभी क्या कंडीशन है? अभी कंडीशन ये है, स्थिति कंट्रोल। गाड़ी और मंगाई है। आपका नाम? मेरा नाम त्रिलोक सिंह। ये सियाराम चौकी के पास में ये रोड जा रहा है, वहाँ पर झाड़ियों में आग लगी है जी। अभी क्या आग पे काबू पा लिया? हाँ, अभी तो बता रहे हैं, उधर भी आग लग रही है, साइडों में भी लग रही है। अभी एक गाड़ी और मंगाई है, एक गाड़ी तो चल रही है, अभी एक गाड़ी और मंगाई है। क्या कुछ पता चला किस तरह से आग लगी है? कोई पता नहीं, वो अभी अनजान ऐसे लगी है। अच्छा, क्या था जहाँ पर ये आग लगी है? ये झाड़ियों में रोड़ियाँ वगैरह पड़ी हुई थी और झाड़ियाँ थी, कांटे वगैरह जो जलाने के वो पड़े हुए थे। कोई जानवर वगैरह भी बंधे हुए थे? जानवर भी पास में बाड़े वगैरह हैं, जानवर वगैरह बंधे हुए हैं, उनको भी परेशानी हुई है। वहाँ पे भी झाड़ियाँ वगैरह। कोई जनहानि तो नहीं? नहीं, अभी तक तो जनहानि नहीं हुई। ठीक है, आपका नाम? नेमिचंद जी नाम है मेरा। ठीक। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान सिंह राठौड़ और अजमेर के वकीलों द्वारा जॉली LLB 3 की शूटिंग को लेकर आपत्ति जाहिर करते हुए पूर्व में वाद दर्ज किया गया था। आज उसके जवाब में अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सुभाष ने अदालत में 7/11 का प्रार्थना पत्र पेश किया। वहीं रेलवे के DRM ने भी 7/11 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसके बाद आज इस पर बहस हुई, जिसमें राज्य सरकार की तरफ से लोक अभियोजक विवेक पाराशर ने पैरवी की, वहीं सभी अधिवक्ताओं की ओर से योगेंद्र ओझा ने पैरवी की। इस दौरान इस बात पर बहस हुई कि यह दावा आगे चलने योग्य है या नहीं, जिस पर योगेंद्र ओझा ने दावा खारिज नहीं करने की बात कही व उन्होंने फिल्म की स्क्रिप्ट पेश करने की मांग की। अब इस मामले में अगली सुनवाई 27 मई को होगी। 3 की शूटिंग को लेकर हमने यस बिश्नोई की अदालत में दावा पेश किया था। उस दावे की रिप्लाई में 7/11 का प्रार्थना पत्र अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सुभाष की तरफ से पेश किया गया और रेलवे DRM की तरफ से 7/11 का एक प्रार्थना पत्र आया और राज्य सरकार की तरफ से विवेक जी जो गवर्नमेंट एडवोकेट PP है, उन्होंने आज पैरवी की। इस दावे पे बहस हुई आज और बहस के दौरान ये तथ्य सामने आया है कि अभी ये दावा चलने योग्य है या नहीं है। हमारे अधिवक्ता योगेंद्र जी ओझा ने सभी अधिवक्ताओं की तरफ से पैरवी की। उन्होंने बताया कि आज ये स्टेज नहीं है दावा खारिज होने की, एविडेंस की स्टेज है। CPC में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस है कि दावा अमेंडमेंट भी हो सकता है, क्योंकि पिक्चर बाहर नहीं आई और उसके कुछ कट्स पिक्चर के जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता चले, इसलिए सारे तथ्य वकीलों के खिलाफ, जजेस के खिलाफ है या नहीं, ये तो पिक्चर आने के बाद ही पता चलेगी, या फिर जो उनकी तरफ से अधिवक्ता है वो अपना स्क्रिप्ट पेश करे। तो हमारी तरफ से ये आर्गुमेंट थे, आज इस स्टेज पे दावा खारिज होने योग्य नहीं है। तो न्यायालय ने जो 27 मई को रखा है निर्णय के लिए, प्राथमिक तौर पे दावा चलने योग्य है या नहीं, ये तय किया जाएगा न्यायालय द्वारा। माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिस पर अक्षय कुमार व DRM ऑफिस द्वारा जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, उसके जवाब देने के बाद आज हमारे द्वारा बहस की गई, दोनों की बहस सुनी गई। बहस के अंदर यही कंटेंट देते कि स्थायी या जनप्रतिनिधित्ववाद है, इसको लेकर था, जिस पर हमारे लिए ठोस रूप से बहस की गई। उस पर माननीय न्यायालय ने दोनों द्वारा बहस को सुनने के बाद में 27 तारीख इसकी आगामी तारीख दी है। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। राजस्थान की इस भीषण गर्मी में जहां एक और कोई भी घर से निकलना पसंद नहीं कर रहा और तापमान 44 डिग्री पार पहुंच रहा है, वहीं दूसरी ओर यातायात कर्मी पूरे निष्ठा भाव से अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। जहां एक और इतनी कड़कती धूप में यातायात को सुगम बनाने के लिए वे निष्ठा से अपना कार्य कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनको सुविधा के अभाव में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें इस भीषण गर्मी में यातायात कर्मियों को पीने के ठंडे पानी की व्यवस्था भी नहीं मिल रही है। वहीं धूप में कुछ देर विश्राम करने के लिए उनके पास गुमटी व छाया की व्यवस्था भी नहीं है। शहर में कहीं पर भी आइलैंड नहीं बनाया गया है, जिसके चलते यातायात कर्मी कड़कती धूप में धूल और धुआं फाक रहे हैं। कुछ पुलिस कर्मियों के शरीर पर दाने निकल आए तो वहीं कुछ बीमारी की अवस्था में भी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। पहले समाज सेवी संस्थाएं शहर में जगह जगह छान की प्याऊ या केले की प्याऊ लगाते थे, जिससे आमजन के साथ साथ पुलिस कर्मियों को भी मटके का ठंडा पानी पीने को मिल जाता था। साथ ही समाज सेवी संस्थाएं पुलिस कर्मियों को चश्मा व मास्क आदि का वितरण करते थे, जिससे पुलिस कर्मियों का उत्साहवर्धन होता रहता था। इसलिए हमारा चैनल बात आज की ऐसी संस्थाओं से आह्वान करता है कि वो अपने शहर की सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों का उत्साहवर्धन करें, जिससे वो अपनी ड्यूटी दुगने उत्साह के साथ निर्वाह कर सके। इतनी भीषण गर्मी 42-43 डिग्री टेम्परेचर में जो अजमेर की यातायात व्यवस्था को सुगम करने के लिए जो यातायात कर्मी लगे, उनकी आप हालत देखें ना, उनके पास पीने को पानी ना, उनके लिए कोई छतरी की व्यवस्था। देखिए आप बाहर अगर दूसरे प्रदेशों में जाएं या दूसरे कई जो ज़िले हैं उनमें, उनके लिए कोई टोपी की ऐसी व्यवस्था या कोई इस तरह की व्यवस्था की गई है जिससे कहीं ना कहीं उनको जो माथा है वो रिलीफ रह सके। आप देखिए आम जनता से चूँकि फील्ड में वो नौकरी कर रहे हैं और फील्ड में हर व्यक्ति उनसे टच होकर निकलता है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो स्वास्थ्य की आज अगर हालत अपन देखें तो जो निर्माण कार्य चल रहा है उसकी डस्ट आ रही है, दूसरी तरफ धूप आ रही है, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो जा रहा है। इसकी ओर कोई भी प्रशासन का जो जिम्मेदार अगर व्यक्ति है वो उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा, तो और दूसरी ओर सरकार भी इनकी ओर ध्यान नहीं दे रही। कहीं ना कहीं इनको ऐसे इक्विपमेंट उपलब्ध कराना चाहिए जिससे चाहे वो हेलमेट हो, चाहे टोपी हो, चाहे इस प्रकार की हो, कोई छतरी हो या कुछ भी ऐसी केबिन हो या साइड में कोई पीने की उत्तम व्यवस्था हो, थोड़ा इनको आराम मिले, ऐसी कोई व्यवस्था हो। परंतु ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, कहीं ना कहीं इनकी हालत दे नहीं। तो मेरी सरकार और प्रशासन से यही मांग है कि इनकी जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करना चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं ये लोगों से मिले। तो इनका अगर देखी जाए इस गर्मी से आदमी वैसे ही भयभीत होकर जब आम व्यक्ति को टच करेगा तो कहीं ना कहीं हो सकता है कई बार जो है वो जो रूप है वो चेंज हो जाता है, रोग रूप हो जाता है, क्योंकि वो पहले से गर्मी से इतने पीड़ित होते हैं। तो कहीं ना कहीं उसको सुधार होना चाहिए और उनकी और भी ध्यान देना चाहिए। कृष्णगंज थाना क्षेत्र से शादीशुदा युवक द्वारा दूसरी महिला को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर जयपुर निवासी प्रेम सिंह कुछ समय तक शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करता रहा। जब पीड़िता को ज्ञात हुआ कि वह पहले से शादीशुदा है तो वह उसके जयपुर निवास स्थान पर पहुंची, जहां उसके बड़ी भाई ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद पीड़िता ने कृष्णगंज थाना पुलिस को इसकी शिकायत दी। कृष्णगंज थाना पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 17/5/2024 को थाना क्षेत्र की पीड़िता ने उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट दर्ज करवाई कि जयपुर निवासी प्रेम सिंह ने कुछ समय पूर्व मेरी मुलाकात हुई थी, जिसने मुझे शादी का झांसा देकर मेरे साथ लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाए। जब मुझे प्रेम सिंह की शादीशुदा होने की इत्तला मिली तो मैं उनके पते पर जयपुर गई, तो उन प्रेम सिंह के बड़े भाई ने मुझे बुला भरा पूरा कहा और जान से मारने की धमकियाँ दी, जिस पर प्रकरण संख्या 237/24 दर्ज कर अनुसंधान जारी है। धारा 417, 376(2)N, 504, 506, 120 IPC अनुसंधान मामला मतलब कौन जांच कर रहे थे? अनुसंधान IC थाना श्री नारायण सिंह जी उप निरीक्षक।
अंजुमन यादगार शेख जादगान के चुनाव आगामी 5 जून को होने वाले हैं, जिसके चलते आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन था। अब इस चुनाव में 23 प्रत्याशी हिस्सा लेंगे। चुनाव लड़ने के लिए 45 लोगों ने नामांकन भरा, जिसमें 2 पार्टियां आमने सामने हैं। त्रिपोलिया गेट अंजुमन ऑफिस में नॉमिनेशन फॉर्म भरे गए और आज 22 लोगों ने अपना नाम वापस ले लिया, जिसमें 2 पार्टी चुनाव लड़ेंगी। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 5 लोगों की कमेटी में नामांकन वापस लिए गए। अब वादे शाह पार्टी के 12 और शाह साहब पार्टी के 11 मेंबर चुनाव में हिस्सा लेंगे। आज की प्रक्रिया चुनाव की रही कि आज विड्रॉल का दिन था, उसमें 47 आदमियों में से टोटल 23 आदमी खड़े हुए कैंडिडेट, जिनका चुनाव 5/6/2024 को यादगार गेस्ट शोरगिरान मोहल्ला शोरगिरान में हुआ। और उसमें ये सबसे बड़ी खूबी रही है कि हमारे कौम के सबसे बड़े बुजुर्ग जो 55 साल से इलेक्शन लड़ा है वो खड़े हुए हैं, हफीजुर रहमान साहब, और अजमेर के बेस्ट एम्बेसडर भी गुजरे हैं वो। और मैंने अपना नॉमिनेशन फॉर्म वापस ले लिया है, मेरे भाई का, बड़े भाई का, हाजी साहब मोहम्मद का ले लिया है। और कौम के बुजुर्गों ने समझाया कि आप लोग हमारे साथ मिल जाओ, मैच हो जाओ, तो मेरे भतीजे को, इमरान चिश्ती को, हमने पार्टी में, इस पार्टी में, दूसरी पार्टी में दे दिया है। और हमने पूरा सपोर्ट उन लोगों को कह दिया है, दिल से हमारे पूरे सब घर वाले आपके साथ हैं। अमीन साहब पार्टी है, पार्टी अमीन साहब की है, अमीन साहब भी हमारे साथ रहे हैं, सभी हैं, शेखजादे हैं। पार्टी है, पार्टी के लीडर होते हैं। अब लीडर उनके बेटे हैं, सुभान भाई हैं। जैसे लोग कह रहे हैं शाह पार्टी, फला पार्टी, भैया पार्टी कुछ नहीं है, शेखजादे हैं। इनको आपस में बांटो मत। एक जगह आप कह रहे हो कि हम कौम में इत्तेफाक लाएंगे, तो ये तो दो में बांट रहा हो आप। और हमारा तो एक ही है कि जब हमारे इसको कमेटी जो नई आ गई, उससे हमने मुहिबाना गुजारिश करेंगे, ख्वाजा साहब के मेहमानों की सुविधा करें, दरगाह शरीफ में अच्छे से अच्छा अंजुमन शेख जादगान की जहाँ से इंतजाम करा जाए। जैसे कार विश्राम स्थली पे उस शरीफ में लंगर करते हैं, उसको और आला पैमाने पर कराएंगे इंशाल्लाह। अगर हुआ कोशिश तो ख्वाजा साहब के आने वाले जायरीनों को कायर विश्राम स्थली से दिल्ली गेट तक अंजुमन की तरफ से बस फ्री लगाई जाएगी इंशाल्लाह रहमान। जो ख्वाजा साहब के मेहमान को जो 50-40 रुपए देने पड़ते वो नहीं देंगे, अंजुमन हमारी जानिब से लगवाएंगे इंशाल्लाह। और दूसरी अंजुमन सैयदादगान से भी बात करेंगे, हुआ तो दोनों अंजुमन मुश्तरका करके इस सुविधा को करेंगे, जैसे ख्वाजा साहब के ज़ाहिरी नाम है और दरगाह शरीफ में रौनक रहे। उस शरीफ में रात के टाइम रौनक नहीं रहती है कि कायड़ में लोग पैसे कैसे खर्चा करेंगे। और हमारी इस कमेटी, आने वाली कमेटी से यही गुजारिश रहेगी कि हमारी कौम का नाम उजागर करो। हमारे कौम में जो न इत्तेफाक हो रही है, आपस में लड़ाई झगड़े की है, पार्टी पॉलिटिक्स हो रही है, वो सब खत्म करें, एक होके रहें। वक्त का तकाजा यही है। और हमारे बुजुर्गों के, हम सरों के नीचे हैं, वो हाथ के नीचे बुजुर्गों के, उनका साया हम लोगों पे रहना चाहिए। आज की चुनाव प्रक्रिया क्या थी आपके यहाँ? आज नाम वापसी लेने का अंतिम दिन था, जिसके अंदर कल जिन लोगों ने नाम से फार्म भरे थे, उसमें से अब आज फाइनल लिस्ट बन गई है। 23 लोग चुनाव लड़ेंगे। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जो चुनाव कमेटी गठित की गई, उन 5 लोगों की मौजूदगी में नाम वापस लिए गए अंजुमन कार्यालय में। और उन लोगों ने जो नाम वापस लेके अपना हिस्सा वापस ले लिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। बचे हुए शेष 23 लोग जो है 5 जून को अंजुमन यादगार के चुनाव में हिस्सा लेंगे। आपकी पार्टी की तरफ से? जी, हमारी पार्टी है, अमीन साहब पार्टी है, और दूसरी पार्टी जो है शाह साहब पार्टी। इन लोगों के बीच में चुनाव लड़ा जाएगा और कौम जिसे चाहेगी वो लोग चुन के आएंगे। हम रब ताला से यही दुआ करते हैं कि जो भी लोग आए वो कौम की तरक्की के लिए काम करें और मोहब्बत इत्तेफाक कायम करें। यही दुआ है हमारी, और मोहब्बत इत्तेफाक रहे हमारी कौम में, और कौम का विकार बुलंद करें। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेस द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर के श्रीनगर में ट्रैक्टर और बाइक के टेहरी गांव के पास जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें एक मासूम सहित 4 की मौत हो गई। सभी लोहार समाज के बताए जा रहे हैं। चारों मृतक सगाई के कार्यक्रम से लौट रहे थे, तभी यह भीषण हादसा हुआ। सभी के शव चीरघर में रखवाए गए हैं। आज अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में सामरिया समाज द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में सभी समाज बंधुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, साथ ही अन्य लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया। आपको बता दें, इस रक्तदान शिविर में 200 यूनिट रक्त संग्रहण का लक्ष्य रखा गया। आज अजमेर रीजन वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में सामरिया समाज द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया है। यह ब्लड डोनेशन कैंप 250 रजिस्टर्ड बच्चों के लिए निरंतर रक्त संचरण हेतु किया जाएगा और हमारे इस कैंप में सामरिया समाज द्वारा बढ़ चढ़कर डोनेशन में सहयोग प्रदान किया गया है। धन्यवाद। कम से कम ये कैंप सुबह 11 बजे से शाम को 5 बजे तक चलेगा और यहाँ पे अलग अलग समाज के लोग भी कैंप में हिस्सा दे रहे हैं। कितना यूनिट का लक्ष्य है आपके यहाँ का? कितना यूनिट लक्ष्य है? करीब 200 यूनिट प्रदान करने का। श्याम प्रेम मंडल के तत्वावधान में 31वां वार्षिकोत्सव मदार गेट स्थित श्याम बाबा मंदिर में कल मनाया जाएगा। इस अवसर पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्याम प्रेमी हिस्सा लेंगे। साथ ही शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया जाएगा। इस शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण चांदी की पालकी में लड्डू गोपाल की झांकी। कलकत्ता से बाबा खाटू श्याम के लिए रथ सजवाया गया है, जिसमें बाबा खाटू श्याम की सवारी निकाली जाएगी। केदारनाथ बाबा की भी सवारी निकाली जाएगी व रामलला की झांकी निकाली जाएगी। आपको बता दें, इस कार्यक्रम के अगले दिन एक भजन संध्या का आयोजन मदार गेट चौराहे पर किया जाएगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय भजन गायिका शहनाज अख्तर भजनों की प्रस्तुति देंगी। जय श्री श्याम और श्याम प्रेम मंडल के तत्वाधान में बाबा श्याम का हम सभी श्याम प्रेमी 31वां पाठोत्सव मनाने जा रहे हैं और जिसकी बड़े धूमधाम से तैयारी श्याम प्रेम मंडल और तमाम श्याम सेवकों द्वारा की जाती है। इस कार्यक्रम में प्रतिवर्ष हम कुछ न कुछ नया करते आए हैं बाबा की कृपा से। इस बार भी कुछ नया, जिसके अंदर कल बाबा श्याम नगर भ्रमण करेंगे, जिसके लिए हमने एक विशेष रूप से बाबा का रथ तैयार करवाया है, जो कलकत्ता के कारीगरों ने 15 दिन रख के उस रथ को बनाया है, जिसमें कल ठाट बाट से शाही लवाजमे के साथ बाबा श्याम यहाँ मदार गेट मंदिर से निकलेंगे और नगर के विभिन्न मार्गों में होते हुए उन्हें रात को यहाँ मंदिर प्रस्थान करेंगे। क्या रूट रहेगा इस रूट के अंदर हमारे मदार गेट से प्रारंभ होकर चूड़ी बाजार, नया बाजार, आगरा गेट, हाईलैंड मार्केट, स्टेशन रोड और कलाक टावर होते हुए उन्हें यहाँ मदार गेट मंदिर आएगी और बाबा के स्वागत के लिए अजमेर की तमाम धार्मिक संस्थाएं और शहर के सभी श्याम प्रेमियों में भारी उत्साह है। जगह जगह बाबा की शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा से और शीतल पेय पदार्थ बांटते, आइसक्रीम वगैरह बांटते सभी श्याम सेवकों का स्वागत किया जाएगा। कार्यक्रम के अगले दिन मदार गेट चौराहे पे एक विशाल भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग और दुनिया में फिर से हम भगवा ले जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय गायिका शहनाज अख्तर पहली बार अजमेर में यहाँ हमारे बीच रूबरू होने आ रही है, अपने भजनों की प्रस्तुति देंगे और श्याम जगत के स्तंभ कहलाए जाने वाले कलाकार रवि बेनीवाल, जयपुर के धमाल की चैतन्य दादी, मैं विमलकर बाबा के भजनों से बाबा को दिखाएंगे। ये शोभा यात्रा का समय क्या रहेगा और कितनी झांकियाँ इसमें शामिल रहेगी? शोभा यात्रा में हम लोग यहाँ से 5:30 बजे मंदिर प्रांगण से निकलेगी, जिसमें बाबा के रथ के अलावा 5 विभिन्न झांकियाँ बैंड बाजे ढोल धमाकों के साथ निकलेंगी और उसके अंदर इस बार हमने पहली बार राम मंदिर के मॉडल के साथ रामलला की झांकी और केदारनाथ बाबा की झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र होगा। चांदी की पालकी के अंदर पहली बार लड्डू गोपाल की झांकी हम लोग अपने इस बार निकालने जा रहे हैं और शोभा यात्रा 5:30 बजे से शुरू होकर लगभग 9 बजे तक
पुनः मंदिर पर विश्राम करेगी और यहाँ पे पहुँचने के बाद 1100 दीपक से बाबा की आरती उतारी जाएगी। आरती उतार के भक्तों को प्रसाद परिचय आपको। मैं विमल का। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।